जीवन में संघर्ष आए तो घबराना मत। जीवन में संघर्ष आए तो घबराना मत, क्योंकि जिंदगी भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी लाजवाब होता है। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, हम डरने वाले नहीं हैं अब आसमान से। महत्वपूर्ण कंटेंट, महत्वपूर्ण सिलसिला, सुनहरे स्टूडेंट के साथ, सुनहरी यादों के साथ, सुनहरे कल के साथ, हम आपके एक शानदार भविष्य के साथ बहुत कुछ अलग करने के लिए तैयार हैं। हमारा प्रतिबद्ध निवेदन भी आपसे रहा है, हमेशा हमारी कोशिश भी यही रही है कि आप बेहतर करें, और इस अभिप्राय में हम लगातार बेहतर करने के उद्देश्य से आपके सामने मुखातिब होते हैं। इसी उद्देश्य और इसी आशा विश्वास के साथ कि आप बेहतर कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, इसी सिलसिले में हम आपके सामने एपिसोड पर एपिसोड लगा रहे हैं। जी हाँ, आज आपके सामने एक बहुत ही सुनहरा कंटेंट है, महाजनपद काल पार्ट 3। कहने के लिए काफ़ी 2 एपिसोड देखना मत भूलिएगा। मेरे 2 एपिसोड आ चुके हैं, जहां हम लोगों ने एपिसोड रिकैप दे रहा हूं, थोड़ा सा देखना जरा, जहां हम लोगों ने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में जाना है। मगध साम्राज्य कहाँ तक फैला था, उस समय 16 महत्वपूर्ण महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी कौन कौन सी राजधानियाँ हुआ करती थी, ऐसी विशेष बातों पर हमारी पहल हो चुकी है, विशेष बातों पर हमारी चर्चा परिचर्चा आपके साथ हो चुकी है। इसलिए क्रम से एपिसोड देखें आप, जहां हम आज आपके सामने ये लिख सके हैं कि महाजनपद काल, और उसमें एक सामने हमने डाला है हर्यक वंश। जी हाँ, तो जहां हम एपिसोड 2 को छोड़ के आ रहे हैं, जहां एपिसोड 2 को हमने छोड़ा हुआ है, ब्रेक दिया है, वहां जरा ध्यान दीजिए। वहां हम लोगों ने हर्यक वंश की बात की है। मगध साम्राज्य का पहला वंश हमारे बौद्ध पुराणों ने, हमारे जैन साहित्यों ने मगध काल का या मगध साम्राज्य का पहला वंश हर्यक वंश को कहा है। और इसके ठीक पहले हमारी पुराणों की बात करें, हम महाभारत की बात करें, तो थोड़ा सा मामला चेंज होता है। हम आपको इतिहास के झरोखे में लाए हैं, हम आपको इतिहास की पूरी कहानी से रूबरू कराने आए हैं। जिस तरीके से आप किसी चलचित्र का बहुत ही बेहतर आनंद लेते हैं, जिस तरीके से आप किसी मूवी को देख करके मन ही मन गुदगुदा रहे होते हैं, और बचपन में देखी गई मूवी फूल और कांटे की सीन आज भी आपको याद आ रही होती है, इसका मतलब यह है कि हमने उसे बहुत ही बेहतर ढंग से लिया है। तो आज की जो कहानी है, इतिहास आपसे बार बार ये कहता है कि मुझे भी बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आम्रपाली की कहानी को जिस तरीके से आपने महसूस किया हमारे एपिसोड 2 में, जिस तरीके से आम्रपाली की कहानी को आपने जाना है, रोचक तथ्य के प्लेलिस्ट में मैंने उसे डाला भी है, तो जहाँ आपने इतना बेहतर करने का प्रयास किया है, ऐसे ही मेरे साथ जुड़ करके आप इतिहास के एक आनंदमयी क्षण को महसूस कीजिएगा। फिर आपको इतिहास से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, मेरा विश्वास है और मेरा ये दावा भी है आपके साथ। देखना जरा, मैं आपसे कहूँगा कि हर्यक वंश आए ना आए, इसके पहले ठीक मैं बात करूँ कि जहाँ हम लोग मगध का उत्कर्ष पढ़ रहे हैं, मगध का उत्कर्ष, मेन बात के चलें कि हम लोग जो इसके पहले 2 एपिसोड ले चुके हैं, वो पूरा निर्भर था मगध के उत्कर्ष पर, मगध की बातों पर। इतिहास में थोड़ी बहुत वाक्यांश या शब्दावलियों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, सहजता से लीजिएगा। मगध का उत्कर्ष की बात हम अगर करें, तो मगध का जो उत्कर्ष हुआ है, इसमें सबसे पहले, यानी मगध का उत्कर्ष का मतलब विकास होना, तो मगध का यानी मगध एक जनपद था, उन 16 महाजनपदों की एक महाजनपद की कहानी से आप रूबरू होते हैं। 16 महाजनपद की एक मशहूर कहानी, मगध साम्राज्य की कहानी, हमारी जुबानी आप सुन रहे हैं हमारे साथ शांति सागर क्लासेस नाम के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, मगध साम्राज्य की कहानी हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वाक्यांश से उस समय की महत्वपूर्ण विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों से आपको अवगत होना है। तो मगध साम्राज्य का मगध नाम का एक 16 जनपद में से एक जनपद था, जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एवं समृद्धशाली था। इसलिए इस जनपद की कहानी को हमें पढ़ना है। कुछ इतिहासकारों का, यानी हमारे जैन साहित्य का तथा बौद्ध साहित्य का मानना है कि सबसे पहले हर्यक वंश आया रहा होगा। इनका कहना है कि मगध साम्राज्य के विकास में सबसे पहले नींव अगर किसी वंश ने, किसी समाज ने, किसी परिवार ने डाली है, तो उसका नाम था हर्यक वंश। जी हाँ, इसलिए मैं
तोड़ करके आपको कड़ियाँ भी दे रहा हूँ। परिवार से नाता समझिएगा तो समझ में आएगा। कोई एक ऐसा परिवार आए जिसका नाम हर्यक वंश हो और वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस मगध साम्राज्य पर अपने आप को काबिज कर पाए और यहाँ की महत्वपूर्ण भूमिका का राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से सुदृढ़ अवस्था में पहुँचाने का लगातार प्रयास करे, उस वंश को कहते हैं हर्यक वंश। जी हाँ, तो सबसे पहले हमारे जैन बौद्ध साहित्यों में यह लिखा गया कि हर्यक वंश ने यहाँ शासन किया है, लेकिन इसके पहले मैं आपको आपके बचपन की कहानियों से भी रूबरू कराऊंगा। आपके स्क्रीन पर मैं ऐसा ही नहीं आता, मेरा मानना है कि मैं आपको बहुत कुछ दे जाऊंगा। देखना जरा, मगध का उत्कर्ष होने के ठीक पहले हमारे पुराणों की हम बात करें, हम पुराणों में महाभारत को लेते हैं और यहाँ पर दिए गए महत्वपूर्ण साक्ष्य की हम परिकल्पना करते हैं। देखना, सब कुछ हम साक्ष्य पर बात कर रहे हैं, सारी बातें हमें हमारे ग्रंथों से प्राप्त हो रही है। महाभारत और पुराण में ये कहा गया है कि मगध साम्राज्य का पहला वंश था बृहद्रथ, बृहद्रथ वंश था। देखिए कहाँ कहा गया है, इसलिए मैंने इसे ऊपर साझा कर दिया। अपनी नोटबुक पर कुछ इस तरीके से बनाएं कि अभिलेख जैसा एक चित्रांकन मिल जाए। कहानी से रूबरू होइएगा, मजा आने वाला है पूरा का पूरा। हम बात कर रहे हैं कि हमारे पुराण कहते हैं कि नहीं, ऐसा ना होकर के कुछ ऐसा हुआ है। पुराण महाभारत कहता है कि सबसे पहले मगध साम्राज्य, जो कि 16 जनपदों में चमकता हुआ एक नूर था, उस मगध साम्राज्य का सबसे पहला शासक बृहद्रथ था, जिसने बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। इसका शासक कौन होगा? देखना, बहुत ही आसान है इतिहास, मजा आएगा। एक वह भी था जमाना, एक यह भी है जमाना। देखना लोग कैसे कैसे अपने जीवन का निर्वहन करते थे और किस प्रकार का समाज बना हुआ था और कैसी रूपरेखा ये जीते थे। देखिएगा जरा, तो बृहद्रथ वंश शासक था, इसने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। ये मैं नहीं, हमारा पुराण महाभारत कहता है। देखना जरा, कहानी है बहुत ही छोटी और बहुत ही मजेदार, समझना। यहाँ बृहद्रथ जो कि राजा थे, कहाँ के? हमारे मगध साम्राज्य के राजा थे। पुराण कहता है इनके पास 2 पत्नियां थीं। राजा हो और पत्नी की कमी नहीं हुआ करती थी, ये बात मान के चले। ये बड़ा अद्भुत समागम है। किसी भी पुरुष को सुन करके, इसका अवलोकन करके उन्हें अंदर से गुदगुदाहट होती होगी, काश मैं इतिहास के उसी समय, आज 2022-23 के इस डेवलप भरे यानी एक सुदृढ़ जमाने में ना पैदा होकर के इस तरीके के घराने में पैदा हुआ होता तो हमारे राजा होने के चांसेस बन सकते थे। लेकिन फिर भी आप मान के चलें, आपको अपने आप को एक राजा ही समझ लें और बृहद्रथ समझ लें। और आपके पास यानी बृहद्रथ के पास 2 पत्नियां हुआ करती थी, 2 पत्नी थी। किसी भी पत्नी को संतान नहीं हो रहे थे, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी। इससे राजा बड़े चिंतित थे। संतान की अभिलाषा हर राजा को होगी, क्योंकि उसे अपने समाज को चलाना है। क्योंकि उस समय परिवार सत्तात्मक काम न हो करके सब कुछ एक सीक्वेंस में चल रहा था कि मेरे पिता का पुत्र ही राजा बनेगा, पिता का पुत्र राजा बनेगा। ये सर्कुलेशन था, ये प्रक्रिया थी, आप मान के चलें। देखिएगा, तो जो बृहद्रथ जी हैं, इनके 2 पत्नियां थीं, 2 पत्नी, और किसी को कोई संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। इससे राजा बड़े चिंतित थे। राजा की चिंता का कारण बनता है, राजा चिंतित हैं। और इसी चिंता के विषय में चंड कौशिक नाम के एक ऋषि आते हैं। चंड कौशिक एक ऋषि है और ऋषि उस समय काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल हुआ करते थे। मान के चलें, इनके पास अद्भुत शक्तियाँ हुआ करती थी। चंड कौशिक जी इसी मगध साम्राज्य के एक विस्तृत वन में आकर के अपनी कुटी बना करके रह रहे होते हैं। ये बात पता चलती है बृहद्रथ को, और ये पता चलता है कि चंड कौशिक जी काफ़ी पहुँचे हुए आदमी हैं, ऋषि हैं। इस बात को जानकर के बृहद्रथ इनके पास पहुँचता है और कहता है कि महामुनि, हम अभी तक काफ़ी वर्षों से प्रयत्नशील हैं और हमें संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है। हमारे 2 पत्नियां हैं, फिर भी हम अछूते हैं संतान से। तो ऐसा सुन करके ऋषि जी को थोड़ा सा दिक्कत तो महसूस उनको क्या होगी, वो सोचे कि हमारे पास एक पेशेंट आया है। और उन्होंने क्या कहा कि कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, बस दूर दूर तक चिंता करने का कोई सवाल नहीं उठता, तुम्हें इस विषम परिस्थिति से मैं निकाल दूंगा। राजा खुश हुए और उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक आम का फल लिया और राजा के हाथ में रख दिया और राजा से कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। राजा खुश, राजा बहुत ही खुश। सोचना, खुशी खुशी वो घर आ रहे हैं और जब वो घर पहुंच जाते हैं फिर उन्हें याद आता है कि मेरे तो 2 पत्नियां हैं
और राजा दोनों ही पत्नियों से बराबर प्यार किया करते थे। अब इनके दिमाग में वो भावना आती है कि मैं अगर किसी एक को खिलाऊंगा तो दूजा रूठ जाएगी, एक को मनाऊंगा तो दूजा रूठ जाएगी। इस समस्या का निदान ये करना चाहते थे और इनके विचार इनके मस्तिष्क से बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि राजन, तुम ऐसा करो कि दोनों पत्नियों से तुम्हें बराबर मोहब्बत है, अतः तुम इस फल का बंटवारा कर दो, इस फल को आधा आधा कर दो। कहानी देखना बड़ी रोचक है। आधा कर दिया जाता है फल को, दोनों ही पत्नियां आधा आधा फल खाती हैं। समय बीतता है, संतान उत्पत्ति का समय आता है। दोनों ही पत्नियां गर्भ से थीं और जब उनके संतान उत्पत्ति यानी जन्म का अवसर प्राप्त होता है, जन्म देने का समय होता है, तो दोनों ही बच्चे साकुशल पैदा होते हैं। परंतु देखना, आधे आधे फल खाने की वजह से दोनों ही बच्चे आधे आधे पैदा होते हैं। दोनों ही बच्चे आधे आधे पैदा होते हैं। राजा ये देख करके चिंतित हो जाते हैं कि इतने वर्षों की तपस्या आधी मिली है, इतने वर्षों की तपस्या आधी आधी मिली है। और उन्होंने लगा कि अब हम इसका क्या करेंगे, इस टुकड़ों का क्या करेंगे। वो क्या करते हैं, उन टुकड़ों को जंगलों में फिकवा देते हैं। कहानी है एक, किसी भी अपने बच्चों को सुनाइएगा, पहले दादा दादी सुनाया करते थे, आज हम आपको सुना रहे हैं। इसी बीच एक जरा नाम की राक्षसिन उस जंगल से गुजर रही होती है और उसकी निगाह इन दोनों ही टुकड़ों पर पड़ती है। वो दोनों टुकड़ों को ले जाकर के तंत्र मंत्र की सहायता से दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है। यानी जरा राक्षसिन थी, दोनों में संधि कर देती है और इसके बाद ला करके राजा को सौंप देती है कि आपने जिसे फेंक दिया था वाकई में ये जीवित हैं, इनको मैंने जोड़ दिया है। इसीलिए इनके पुत्र का नाम, जो पुत्र मिलता है इन्हें, उसका नाम था जरासंध। ये आता है क्योंकि जरा ने संधि कर दी थी, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ा। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल, ये कह सकते हैं चक्रवर्ती बनने की सपना रखने वाला जरासंध का जन्म होता है। जरासंध यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को भी परेशान करता था। उस समय मथुरा पर उसने 17 बार आक्रमण किया हुआ है, ये महाभारत में कहा गया है। और ठीक इसी समय युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा बनने के पर्याय में थे या कोशिश में कह सकते हैं। चक्रवर्ती का मतलब पूरे भारत पर राज करने वाला राजा चक्रवर्ती राजा कहलाता। जरासंध की भी यही इच्छा थी कि मैं भी चक्रवर्ती राजा ही बनूंगा। तो अब तो दोनों में से कोई एक बन सकता था और सबकी हालत इससे खराब थी, कोई इससे जीतने की क्षमता नहीं रखता था। फिर अब विचार क्या होगा, भावनाएं कहाँ जाएंगी। इसी विचारों को भगवान श्री कृष्ण जी समझते हैं और सोचते हैं कि क्या करें। ये स्वयं छलिया कहा ही जाता है भगवान श्री कृष्ण जी को। उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण का वेश धारण किया और भीम को भी ब्राह्मण का वेश धारण करवाया और अर्जुन को भी ब्राह्मण का वेश धारण करवाया और जरासंध के यहाँ पहुँच गया। जरासंध ब्राह्मण की हर इच्छा मानता था और पूरा सुनता था, उनको जो भी देना था ये खुशी खुशी देता था। जरासंध ने कहा कि मांगना हो जो मांग लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं मांगूंगा, ये मांगेंगे, ये दोनों मांगेंगे। तो उसमें से भीम ने कहा कि मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। मल्ल युद्ध का मतलब कोई हथियार वगैरह नहीं होगा। जरासंध अब वचन का मारा था, मान जाता है और भीम का शरीर वाला बलशाली था, आपको पता है। और जरासंध को ये पटक पटक के खूब मारता है, बहुत ही मारता है, लेकिन जरासंध मरता नहीं है। यही अद्भुत बात थी, जल्दी मरेगा नहीं। आप उसे अगर 20 हिस्से से काट भी देंगे ना, फेंक भी देंगे, फिर भी उसकी शरीर जुड़ जाती। ये था जरासंध, खतरनाक मामला था। तो मर नहीं रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे तोड़ दिया और तोड़ने के बाद दायां बाएं फेंक दिया और बायां दाएं फेंक दिया। ये बात भीम ने देखा और समझ गए। उन्होंने क्या किया, जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए और दोनों टुकड़ों का एक जो दायां हिस्सा था वो बाएं फेंका गया, जो बायां था वो दाएं फेंका गया। इस तरीके से जरासंध का अंत होता है और आगे की कहानी आप जान ही रहे हैं। तो ये है पुराणों में विदित मगध साम्राज्य से जुड़ी हुई रोचक कहानी, ये कहानी। परंतु हम जहां आप जैन और बौद्ध साहित्य की बात करेंगे, जहां अपने इस बेहतरीन सीक्वेंस पे अब हम आएंगे, तो आप ये बात मान के चलें कि अब यहाँ बिल्कुल अलग होगा और ये मामला बिल्कुल इस तरह अलग लगेगा। और हर्यवंश की बात जहाँ हो रही है, इसमें समझना, यहाँ हमारा जैन बौद्ध साहित्य कहता है नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ कुछ अलग हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले बिंबिसार आया था, यानी बिंबिसार ने सबसे पहले शासन किया और बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब
बिंबिसार को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपका इतिहासकार जब आपसे पूछेगा, आपका एग्जामिनर जब आपसे प्रश्न करेंगे तो आप इसको वास्तविक संस्थापक में बिंबिसार को ही बताइएगा। ये पुराणों को कह करके जब आपसे पूछा जाएगा तो ही आप बताइएगा, अन्यथा की दशा में हर्यक वंश का पहला शासक पूछे तो बिंबिसार ही बताइएगा। इस बात पर अडिग रहिएगा, कहीं गलत नहीं है आप। ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे कि हर्यक वंश का जो शासन काल था, जो शासन पीरियड था, ये कब से लगा के कब तक था? तो 544 से लगाकर 512 ईसा पूर्व तक ये चला है मामला। 544 से लगाकर 512 ईसा पूर्व तक आप अगर इसे माइनस करेंगे तो लगभग 132 वर्षों तक एक संपूर्ण शासन किया है हर्यक वंश ने मगध साम्राज्य पर। मगध साम्राज्य जो कि तत्कालीन बिहार मान सकते हैं, बिहार का पूरा आसपास का जो क्षेत्र रहा वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है। बिहार की कहानी ऐसे ही रोचक नहीं है। अभी बिहार आप कहते हैं पीछे, लेकिन आप देखना बिहार कितना आगे था। सब कुछ, सबसे बड़ा जनपद बिहार में था, सबसे बड़ा जनपद बिहार में था। और ये मान के चले बिहार इतिहासों की जननी है। बिहार के पास इतिहास का पूरा खजाना भरा हुआ है और हम अपने मगध काल से जुड़े हुए हैं और ये बात मान के चल सकते हैं कि मगध का उत्कर्ष कुछ यहीं से हुआ है। अब देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक तो बिंबिसार है, दो राय नहीं। कुछ और बातें मैं शेयर करूंगा आपके साथ। हर्यक वंश में जितने राजा आए हैं उनका नाम हम आपको याद करा सकते हैं। बिना शत्रु उदय नहीं होता, उदय नहीं होता। ये पिछले एपिसोड में भी आपने देख चुके हैं, उदय नहीं होता। अवरोध मुन्ना, लीजिए। बिना का मतलब बिंबिसार, शत्रु का मतलब अजात शत्रु, उदय का मतलब उदायन नहीं होता का कोई मसला नहीं था। अवरोध का मतलब था अनिरुद्ध, और इससे होगा मुंडक, और इससे होगा नागदशक। जी हाँ, ये मामला है। तो हम लोग क्रम से यहाँ के शासन करने वाले राजा महाराजाओं के नाम याद कर सकते हैं, और नाम याद करना बड़ा जरूरी है। इसलिए आपको इतिहास समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो कुछ इसी प्रकार के सीक्वेंस वाइज प्रश्न पूछे जाएंगे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है, पुराणों में बृहद्रथ को माना गया। जाने दीजिए, जब एग्जामिनर ऐसा पूछेगा फिर हम ऐसा जवाब देंगे। इसके अंतिम शासक कौन है? नागदशक हैं। ये बात आप बताइएगा, ये बात मान के चलें। देखिए, सबका टाइम पीरियड मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। इनका टाइम पीरियड रहा है 544 से लगाकर 493 ईसा पूर्व की बात होगी दोस्त। सब ये ईसा पूर्व का मसला चल रहा है। 544 से लगाकर 493 अजात शत्रु शासन करेंगे, 493 से लगाकर 461 ये शासन करेंगे, 461 से लगाकर 445। इसके बाद ये जो तीनों शासक हैं इनका कोई विशेष स्पष्ट डेट नहीं है, स्पष्ट समय काल नहीं है, क्योंकि ये तीनों लोग मिल बांट करके शासन करते हैं। तीनों भाई थे, तीनों उदयन के पुत्र थे। ये लोग तीनों अपने पिता के कहे अनुसार अपना कार्य दायित्व निर्वहन करते हैं, और इसीलिए जब इनके शासक में यानी तीन शासक किसी भी जगह का बनेगा तो पक्की बात है कि सबका शासन करने का तरीका, सबकी अपनी अपनी सोच होगी, इससे समाज बिखर सकता था। और मगध साम्राज्य के साथ भी यही हुआ, और मगध साम्राज्य नागदशक के बाद नहीं चल पाया और इसका अंत हो गया और शिशुनाग वंश आ जाता है। जी हाँ, वो तो फिर कहानी आगे मिलेगी हमें। बहरहाल अभी हम हर्यक वंश की एक रूपरेखा आपके सामने रख चुके हैं। किसका काल कितना था, कौन कौन शासक क्रम से आ रहे हैं, वो आपके सामने आपके स्क्रीन पर हम सजा रहे हैं, और आप अपने मस्तिष्क में इसे जगह देने का काम कीजिएगा, और ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे। देखिएगा, जहां हम लोग बिंबिसार की बहुत कुछ बातें कर चुके हैं, थोड़ा सा रिकैप इसलिए दे रहे हैं जिससे कहानी से आप जुड़ सकें। बिंबिसार जो कि पहला राजा है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करेगा, मगध साम्राज्य को बढ़ाने का काम करेगा। हर राजा जानते हो क्या करता था? साम्राज्य विस्तार की बड़ी अभिलाषा हुआ करती थी इनके अंदर। इनका काम था कि हमें अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा करना है। बिंबिसार भी ऐसी ही रूपरेखा को देख रहा था और ऐसे ही मन सोच करके अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए लगातार काम कर रहा था। इसने देखना क्या काम किया, बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगिरी बनाई। राजगिरी ये इसकी राजधानी थी, जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई थी, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इसी बिंबिसार को हमने आपसे कहा भी है कि श्रोणिक कहा गया है।
श्रोणिक कहा गया है पुराणों में, पुराणों में, जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है, ये मान के चलिएगा। और क्षेत्रोजस कहाँ कहा गया है? क्षेत्रोजस ये कहा गया है सबसे बड़े पुराण, सबसे प्राचीन पुराण कह सकते हैं, मत्स्य पुराण में ये बात बोली गई है, क्षेत्रोजस। इन सब बातों पर मैं चर्चा कर रहा हूं, इसलिए मैं इस पर थोड़ी सी जल्दी बहस करना चाहता हूं। मैं आपको कहानी जिससे आपको समझ में आए इसलिए जोड़ रहा हूं। देखना जरा, बिंबिसार आ गया है, राजगिरी राजधानी बना रखी है। क्यों बनाया? क्योंकि ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई थी। अब इसका मतलब हुआ कोई अन्य शासक इस पर इतनी आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो सोच तो बहुत ही बेहतर थी, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा कि मैं मगध पर ही शासन करूंगा, बहुत अच्छा सा राजा बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा सोचने वाले पतन की तरफ चले गए। बिंबिसार ऐसा नहीं था। बिंबिसार सोचने की क्षमता, प्रबल, शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी राजा था। इसने काम क्या किया? इसने, देखना, उस समय का जो माहौल मैं आपको बना के दूं तो आप ये समझ जाएंगे कि हाँ हुआ क्या है, और सारी कहानी आपके स्क्रीन पर मैं सजा रहा हूं। देखना, ये मगध है, ये मगध जिसकी राजधानी आपके स्क्रीन पर साझा हो चुकी है। एक यहां था वज्जी संघ। वज्जी संघ में कुल 8 संघ थे, 8 गणराज्य कह सकते थे उस समय, और इसकी राजधानी आपको पता है वैशाली हुआ करती थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। और यहाँ देखिए, हम सबकी बात भी कर चुके हैं। मगध के इधर अगर आप आएंगे तो वत्स मिलेगा, वत्स की राजधानी आपको कौशाम्बी मिली हुई है, ये भी हम बता चुके हैं, काम में ले चुके हैं। इसके ऊपर आप चले जाएंगे तो कोसल मिलेगा, जो कि अवध के आसपास का क्षेत्र बना रहा, अवध के आसपास का क्षेत्र बना रहा, जिसकी राजधानी साकेत या श्रावस्ती बनी रही, जहाँ के राजा थे परसेनजित। नाम हो चुका है, इसलिए एपिसोड क्रम से देखिए दोस्त, परसेनजित की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक देखिएगा, अंग नाम का राजा था, अंग नाम का महाजनपद था, जिसकी राजधानी चंपा थी, और इस अंग जनपद का राजा था ब्रह्मदत्त। और यहाँ पर एक महाजनपद आपकी काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी। ठीक है, एक सीक्वेंस में बना रहा हूँ, आपको एक तौर तरीका दे रहा हूँ जिससे आपको इतिहास बेहतर लगे। देखना, मैं बिंबिसार की कहानी को पढ़ रहा हूँ, बिंबिसार की कहानी को जी रहा हूँ। बिंबिसार एक राजा है जो हर्यक वंश की स्थापना करता है, पहला मगध सम्राट बनता है। मगध को बहुत आगे ले जाने के लिए अभिप्राय इसके मन में है। ये मगध का यहाँ राजगद्दी पर बैठा हुआ है। अब इसके दिमाग में बातें चल रही हैं, पुरानी कहानियां भी इसे याद आ रही हैं। देखना, जोड़ रहा हूं मैं। सबसे पहले ये आक्रमण अंग पर करता है, क्यों करता है, इसका भी सीक्वेंस समझिएगा। जब ये शासक नहीं था, मगध साम्राज्य का राजा नहीं था, यहाँ किसी भी वंश की स्थापना नहीं थी, खुला स्वच्छंद जीवन था, जाने दीजिए। उस समय ये जो कोसल है, कोसल का अधीन किस पर था? काशी पर। यानी कोसल अधीन हो गया है काशी के। और यहां अवंती है, और अवंती की राजधानी उज्जैनी है। अवंती की राजधानी उज्जैनी है, पता है आपको। और यहाँ के राजा हैं चंद्रप्रघोत। आप अपनी कॉपी पर बेहतर ढंग से बनाइएगा दोस्त। यहाँ के राजा हैं चंद्रप्रघोत। देखिए कितनी बेहतर कहानी से मैं जोड़ रहा हूं आपको। अब क्या होता है, अवंती की भी नजर काशी पे, कोसल की भी नजर काशी पर, दोनों की नजर काशी पर कि कौन इसे अपने कब्जे में कर ले। अवंती के राजा चंद्रप्रघोत चाहते हैं काशी मेरी हो, कोसल के राजा परसेनजित चाहते हैं काशी मेरी हो। अभी मगध साम्राज्य पर कोई शासन नहीं कर रहा है, बात को समझिएगा। इसी बीच वत्स के राजा उदयन आते हैं। यहाँ के राजा थे उदयन। ये आते हैं, जब ये विषम परिस्थिति देखते हैं तो कुछ राजा ऐसे थे जो समझौता करा देते थे आज की तरह। इन्होंने कोसल और काशी के बीच में चल रहे झगड़े के निपटारे के लिए अपने समझौते को प्रस्तावित किया, और अपने समझौते के माध्यम से, अपनी सहज भाषा के माध्यम से समझौता करा दिया, और ये काशी कोसल के अधीन बनी रही। देखना, इससे क्या पता चलता है, इतिहास का मतलब समझना। इससे हमें यह पता चलता है कि वत्स, अवंती, कोसल, काशी एक दूसरे के कहा मानते थे, एक दूसरे के मित्रवत भावना रखते थे। यही तो बात है। नहीं तो फिर ऐसे कैसे कोई समझौता करा सकता है दोस्त? सोचिए, कोई समझौता करा पाएगा क्या? नहीं। अब देखना, मगध में कोई राजा आया, मगध में कोई वंश उठा, वो था हर्यक वंश। बिंबिसार खुद को राजा बताया और ये विस्तार करना चाहता। सोचो जरा, तो कैसे इधर जाएगा, क्या करेगा? यहाँ पर, यहाँ मित्रवत भावना है, इसको पता अगर मैं किसी को छेड़ूंगा तो सारे लोग इकट्ठा होकर हम ही मार डालेंगे। तो राजा तो इतना मूर्ख था नहीं बिंबिसार। उसने क्या किया कि इधर चले, इधर कोई रुकावट नहीं, इन पर कोई दिक्कत नहीं है। इसने, मगध के राजा बिंबिसार ने किस पर आक्रमण कर दिया? अंग पर।
अंग पर आक्रमण करता है और अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करता है, चंपा को अपने अधीन कर लेता है। चंपा आ गई अंदर, यानी राजधानी को जीता, पूरे अंग साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। यही नहीं रुकता, तो युद्ध तो था, युद्ध किया, किसको जीता? युद्ध में अंग को जीता। अंग को जीता किसने? बिम्बिसार ने। रुका नहीं। अब देखिएगा, इसकी सबसे बड़ी नीति रही वैवाहिक। वैवाहिक नीति के माध्यम से इसने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। रुका नहीं है बिम्बिसार, 52 वर्षों तक ये सिंहासन पर बैठा रहा है। अद्भुत बात है, 52 वर्षों तक कोई शासन सत्ता पर बैठा रहे, कोई शासक, मजाक बात नहीं है। ये 52 वर्षों तक शासन करता है, 500 रानियां इसके पास होती हैं। इसका मतलब इसके अंदर विचार ये था कि जहां पाओ तहां शादी कर लो, चाहे 10 बिस्सा मिले, चाहे 10 ही बीघा जमीन आए, चाहे 10 एकड़ ही जमीन आए, लेकिन करना है। यानी साम्राज्य का विस्तार करना है। इसके दिमाग में आ गया एक मजेदार तो लम्हा है, रानी पे रानी बढ़ाओ और साम्राज्य को भी बढ़ाते चले जाओ। ऐसी सोच आज भी हो सकती है, जिसे आप दहेज कह सकते हैं। समझना कि साम्राज्य का विस्तार करना है तो कई शादियां कर लो, कई शादियां करोगे तो कई प्रकार के, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अब ऐसा तो सोचना मत, एक ही शादी करना बड़ी कठिन बात है और बड़ा ही कठिन उसका निर्वहन होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप कई शादियां करके निर्वहन उसका कर पाएंगे। एक को ही झेलना बड़ी मुश्किल की बात होगी आपके लिए। लेकिन यहाँ 500-500 रानियों के लिए खजाने हुआ करते थे। शॉपिंग करने के लिए आपकी तरह विशेष प्रकार के मार्केट नहीं हुआ करते थे, नहीं तो फिर तो ये बिम्बिसार भी थक जाता। लेकिन बिम्बिसार वाकई में इसने साम्राज्य विस्तार के लिए सारा नाटक किया है। देखना इसने क्या किया, वैवाहिक नीति अपनाई और यहां पहुंचा। देखिए ये कहानी मैं जोड़ चुका हूं, एपिसोड 2 में छोड़ चुका हूं। देखना, परसेनजित की बहन के पास पहुंचता है। परसेनजित यानी कौशल के राजा परसेनजित से बात करता है और कहता है मैं आपकी बहन से शादी करने के लिए तैयार हूं। इनकी बहन का नाम था कोसला, महाकोसला। महाकोसला से शादी करता है। कहानी सुन रहे हैं आप? महाकोसला से शादी करता है और महाकोसला से शादी करने के बाद कौशल के ही अधीन थी काशी। परसेनजित खुश होकर के दहेज में काशी को दे देते हैं। बिम्बिसार की यही इच्छा थी। बिम्बिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, एक महाजनपद को जीत लिया। किसके माध्यम से? वैवाहिक नीति के माध्यम से। यही नहीं रुकता है, ये लिच्छवी जाता है। देखिए वज्र संघ की आठों जो गणराज्य थे, इसमें एक था लिच्छवी। लिच्छवी के राजा थे चेटक। चेटक की पुत्री थी चेलना। चेलना से शादी करता है और उनसे काफी मात्रा में धन संपदा तथा सैनिक और हाथी घोड़े ले लेता है। अब सैन्य विस्तार करता है, फिर से शादी किया, फिर काम किया। पंजाब जाएगा, क्षेमा से शादी करेगा, वहां भी विस्तार होगा, है ना। यही नहीं रुका, आम्रपाली की कहानी हम आपके YouTube पर डाल चुके हैं। आम्रपाली की कहानी आप एपिसोड 2 में देख चुके हैं। वहां हमने आपको बताया कि बिम्बिसार और क्या क्या करता था। तो बिम्बिसार की कहानी यहां तक समझ में आई होगी। ये सारी मामले जो कुछ भी ये कर रहा है, वैवाहिक जीवन का जो भी निर्वहन करना चाहता है, ये सारी बातें आपके स्क्रीन पर मैं साझा कर रहा हूं। अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रघोत, इनको हो गया था पीलिया हुआ। अब देखना मैत्री नीति अपनाएगा। मैत्री नीति, देखिए सब कुछ आना चाहिए। युद्ध किया, अंग पराजित। वैवाहिक नीति में कौशल से काशी ले लिया और यहां से तमाम धन संपदा ले लिया। और इसके बाद देखिए क्या किया, अवंती का राजा बहुत ही शक्तिशाली था। 2 महाजनपद बहुत ही शक्तिशाली थे। अवंती के ये उसे पता था कि मैं इससे हो सकता हार जाऊं। इसने काम क्या किया, यहाँ के राजा चंद्रप्रघोत को पीलिया हो गया था तो अपना ही वैद्य जिसका नाम था जीवक, उसको भेजने का काम किया। इससे पता चलता है इतिहास खुद को दोहरा रहा है और मित्रवत संदेश उस आदमी के पास पहुंचा रहा है जिससे इसे पता है कि मैं इससे लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तो ये हमारा कोई विरोध न करे। तो इस तरीके से साम्राज्य का विस्तार एक चतुर चालाक शासक कर रहा है। देखिएगा समस्या क्या आती है। समस्या अब कुछ है नहीं, ये 52 वर्षों तक शासन कर रहा है, बूढ़ा ही नहीं हो रहा है। बूढ़ा ही नहीं हो रहा है। महाकोसला से जन्मा हुआ पुत्र अजातशत्रु बड़ा हो चुका है। अब ये जहां जाएंगे इनको प्यार हो जाएगा। ये जहां पहुंचेंगे तहां से एक महिला ही को उठा लाएंगे। कहीं वहां पहुंचे तो वहां से एक शादी, वहां से जाए वहां से एक शादी। अजातशत्रु ये देख करके बहुत ही चिंतित था कि अरे बुढ़ा कितनी शादी करेगा, मेरा भी नंबर तो कब आएगा। अजातशत्रु बड़ा हो रहा, वो भी जैसा बाप वैसा बेटा, ऐसे तर्ज पर चल रहा था। अजातशत्रु भी आगे बढ़ता है, तमाम जगहों पर जाता, उसे भी तमाम प्रकार की सुंदर कन्याएं मिल रही थी, लेकिन वो सब इसे लाइक तो करती लेकिन इग्नोर कर दे रही थी, छोड़ दे रही थी। जानते हो क्यों? उनका प्रस्ताव होता था कि तुम राजा कब बनोगे, तुम्हारे
पिता ही सिंहासन नहीं छोड़ रहे हैं, 52 वर्षों तक कौन शासन करता है भला? और ये रानियों की संख्या को बढ़ाए जा रहे हैं, इस बुढ़ापी अवस्था में भी शादी किए जा रहे हैं, तुम्हारा नंबर कब आएगा? अजातशत्रु को ये बात आहत लगी और वो ये मान के चलें उसके तमाम हित व्यवहारिक या दोस्त जो भी रहे होंगे इसको उकसाते हैं और ये अपने ही पुत्र को, अपने ही पिता को मार देता है, अपने पिता की हत्या कर देता है। कौन? अजातशत्रु। बने रहिए हमारे साथ, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखना जरा, जहां कहानी बन रही दिलचस्प, बिम्बिसार के 52 वर्षों के बेहतरीन शासनकाल का हो रहा है अंत, और अंत भी कैसा? दर्दनाक। अंत भी ऐसा कि पिता को पुत्र ही मारेगा, पिता को पुत्र मार रहा है। देखना जरा, इसीलिए तो ये पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर एक वंश खतरनाक मामले रहे हैं यहाँ पे। इतिहास अपने आप को देखना किस तरीके से दिखा रहा है, कितना बेहतरीन आपके सामने एक परिदृश्य आ रहा है कि उधर पिता कई शादियां करके अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है और पहले ही पत्नी का पहला ही बेटा यानी सबसे बड़ा बेटा ही हमें मार डाल रहा है। अजीब सी बात है। तो अब जहां बिम्बिसार मारा जाता है और अब शासन प्रशासन किसके हाथ में? किसके हाथ में? दूसरा शासक अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु, जिसका मतलब कह सकते हैं शत्रु विहीन। इतना बेहतरीन शासक, इतना ज्यादा शक्तिशाली, कह सकते हैं कोई शत्रु बनना ही नहीं चाहता था। इसका नाम अजातशत्रु है। इसे ही कुणिक कहा गया है। इसका दूजा नाम आप याद रखिएगा कुणिक, और जिस तरीके से आप याद रख पाएंगे बिम्बिसार का नाम था श्रोणिक, इसलिए एग्जामिनर मिलता जुलता नाम अक्सर पूछा करते हैं। तो अजातशत्रु को कुणिक कहा गया है इतिहास में। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी तो नहीं बदली है, लेकिन उस पर दुर्ग बनवा दिए हैं। देखना जरा, काम चलेगा, बेटा नाम करेगा, भले ही पिता को मारा है लेकिन साम्राज्य विस्तार में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, ये बात मान के चलें। ये अपने पिता की ही तर्ज पे चलता है सब कुछ, लेकिन बस अपने पिता से कहीं ज्यादा हट करके इसने अपने शक्ति का प्रदर्शन खूब किया है। लोगों को मारा बहुत है इसने। देखिएगा, राजगिरी पर क्या बनवाता है? राजगिरी पर दुर्ग बनवाता है। ध्यान रखिएगा, दुर्ग बनाता है, चारों तरफ से मजबूत कर देता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने जाना है कि पिता का अवंती से बड़ा लगाव था। अवंती के राजा चंद्रप्रघोष, जिन्हें पी लिया हुआ था, बिम्बिसार ने उसके पास जीवक वैद भेजा था। तो दोस्ती का कर्ज कहीं चुकाने चला आया अवंती का शासक। तो इस बात का डर भी था अजातशत्रु को। अजातशत्रु को पता था कहीं ऐसा ना हो कि मामला बिगड़ जाए और कहीं अवंती का शासक हमारे ऊपर हमला कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि कौशल का शासक परसेनजित कौन था? देखना जरा, कहानी पूरी है। परसेनजित कहाँ के शासक थे? कौशल के। इनकी बहन कौन थी? बहन महाकोसला। महाकोसला का पुत्र कौन था? यही आपके सामने है, ये इनका पुत्र था महाकोसला, यानी इनकी बहन का यानी ये मामा हुए। अजीब सी कहानी है। परसेनजीत एक हिसाब से मामा ही हो रहे हैं, और परसेनजीत की जो बहन है उसका ये पुत्र है। तो जिसके ये पुत्र हैं, अब सोचिए, अजातशत्रु इनकी बहन का पुत्र है, अर्थात ये तो मामा बन जाएंगे। क्लियर है? होता क्या है देखना, इतिहास देखो क्या क्या कर रहा है, होगा क्या। और जब अब ये सोच रहा अजातशत्रु इस चक्कर में है कि कहीं मैंने अपने पिता को मारा है अभी फिलहाल जल्दी, कहीं ऐसा ना हो इसके दोस्त हम पर हमला कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मामा ही हम पर टूट पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ का भी अभी भी देहांत हुआ है। देखना जरा, बिम्बिसार बेचारा जैसे मरता है ना, उसके शोक में इसकी सबसे पहली सबसे प्रिय पत्नी महाकौशला भी मर जाती है। तो भाई को तो झटका लगेगा, दोस्त को भी पीड़ा पहुंचेगी। मर्डर भी तो पुत्र ने किया हो, और भी खतरनाक हमला हो सकता था, इसलिए इसने राजगिरी के चारों तरफ दुर्ग बनवाना शुरू कर दिया और बना भी डाला। इसके पहले इसने कुछ बोला भी नहीं, लेकिन किसी ने इस पर हमला नहीं किया। अब ये खुद हमला करेगा। सोचना जरा, ये अपने मामा को ललकारेगा, ये वैशाली को जीतेगा, ये बज्जी को नहीं छोड़ेगा, ये काशी को नहीं छोड़ेगा, ये अंग को नहीं छोड़ेगा, यानी ये सब पर कब्जा जमाएगा। ये खुद को चक्रवर्ती सम्राट बनने के चक्कर में, बनाने के चक्कर में आगे ले जाएगा, लेकिन बाद में ये काम और कर नहीं पाता है। बहरहाल समझिएगा, अब होता क्या है, शत्रुविहीन यानी अजातशत्रु ने काम क्या किया, परसेनजित समझिएगा, परसेनजित यानी इसके मान के चले एक प्रकार के मामा ही है।
परसेनजीत जो कि कहाँ के राजा थे, कौशल के राजा, कौशल के राजा परसेनजीत जो कि खुद ही सोच रहे थे कि अजातशत्रु से मतलब हमारा एक बार सामना हो जाए, क्योंकि इसने हमारे जीजा को मारा है, इसने हमारे जीजा को ही मारा है, तो जीजा का लड़का है ये। तो आप देखना जरा, तो कौशल का जो राजा है परसेनजीत और अजातशत्रु के बीच में भीषण युद्ध होता है, लड़ाई छिड़ जाती है, और इस समय परसेनजीत पराजित हो जाता है। जब परसेनजीत पराजित होता है, परसेनजीत भी चालाक निकला, क्योंकि इन्हीं के आसपास रहने वाला है, तो इसने कहा देखो ऐसा है कि मेरी जान न लो दोस्त, जो कहो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो जैसा बाप था वैसे ही बेटा, इसने भी कुछ मांगा नहीं, इसने कहा साम्राज्य विस्तार हमें करना है, तुम्हारे जो अधीन है सब कुछ मुझे दे दो और साथ ही साथ अपनी बेटी भी मुझे दे दो। अब देखो काम क्या हुआ, और आज के समय में बहनी मान के चले, वाजिरा से शादी करता है, वाजिरा से शादी करता है, और जो कि इस परसेनजीत की क्या थी, पुत्री थी। बहन से पिता ने शादी की थी और बेटे ने उसकी पुत्री से शादी कर लिया, जिसका नाम है वाजिरा। यानी वाजिरा से, या कहीं कहीं वजीरा लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, वजीरा से क्या कर ली इसने, शादी कर ली। और अब देखिएगा यही नहीं रुकता, कौशल को जीत चुका, इस तरीके से कौशल को जीत चुका, अब ये जाएगा कहाँ, वज्जी पर आक्रमण करेगा। इसके पास देखना क्या था, महाशिला कंटक नाम का तोप कह सकते थे उस जमाने का। ये बड़े बड़े पत्थरों को उठा के फेंकता था, बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाला। एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा कि महाशिला कंटक क्या है, तो बताइएगा बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर फेंक दिया करता था। ये अजातशत्रु के पास ऐसे तोप थे, इसलिए अजातशत्रु जीतने के लिए आगे बढ़ा और जीत भी रहा था, वज्जी को हराता। इसके पास एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार था, जिसका नाम था रथमूसल। रथमूसल वो होता था जिसके रथ के चारों तरफ ऐसे बड़े बड़े कीले लगे होते थे, और ये रथ चालक जो होता था बहुत ही एक्सपर्ट होते थे, और ये अचानक जहाँ युद्ध हो रहा है उसी बीच में अपने रथ को दौड़ाना शुरू कर देते। सोचना जरा, इतने बड़े बड़े कील लगे हों और ये रथ इस तरीके से घूम रहे हों, तो जिसको लगेगा उसके तो चीथड़े उड़ जाएंगे ना। खतरनाक मामला था अजातशत्रु के पास, इसके पास। इसलिए मैंने कहा कि ताकत का इसने खूब इस्तेमाल किया, और ये आगे चल करके तमाम प्रकार मैंने वो भी कहानियाँ बताई हैं, ये भी वहाँ आम्रपाली के चक्कर में पढ़ा ही था, सारी कहानी है। वहाँ से इसने भी बौद्ध धर्म अपनाया हुआ है, राजधानी कुछ ने पलटा नहीं है, लेकिन हाँ पाटिलपुत्र को राजधानी बनाना चाहता था, पाटिलपुत्र को राजधानी बनाना चाहता था, लेकिन बना नहीं पाया है। शासन प्रशासन बड़ा कर रहा है, यह भी 400 आप मान के चलिएगा, 400 ये जो आगे इनका काम हो रहा है 493 से लगाकर जहाँ पिता छोड़े हैं वहीं से 493 से लेके 461 ईसा पूर्व तक शासन कर रहा है। शासन प्रशासन इसका भी बढ़ रहा है, इसने भी कई कई शादियाँ कर डाली हैं, और यह भी सिंहासन से हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो जैसा करोगे ना वैसा भरोगे, ऐसी कहावत है। और अब इनका पुत्र उदयन, इनका पुत्र कौन आता है, उदयन, तीसरा शासक हर्यक वंश का, ये भी इन्हीं के तर्ज पर, ये भी इन्हीं की तर्ज पर इनकी हत्या करता है। अब हो गया ना पितृहंता वंश। पहले देखा बिम्बिसार को अजातशत्रु ने मारा, अब अजातशत्रु का बेटा उदयन हुआ, उदयन ने किसे मारा, अजातशत्रु को मारा। देखना जरा, अब उदयन जब अजातशत्रु को मार देता है कि ये सब ऐसे ही है, सब प्रेम के जाल में फंसे हुए, कोई शासन नहीं छोड़ना चाह रहा, सबको कई कई शादियां करनी है। उदयन भी सोच रहा मेरा नंबर कब आएगा, इसी चक्कर में इसने भी अपने पिता को काट दिया, मार दिया। लेकिन उदयन भी शादी करता है, तो उदयन की शादी होगी, और ये इसका भी काल तो हमने लिखा ही लिखा था, 461 से लगा के लगभग 445 तक चलेगा। अब कुछ खास नहीं है हर्यक वंश में, लेकिन इतना जान लीजिए। अब कहानी समझ जाइए, इसने उसको मारा, हमने अजातशत्रु के बारे में कुछ जाना है, बिम्बिसार के बारे में बहुत कुछ जाना है। उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया, यानी अपने बाप को मार दिया। अब ये शासन करेगा, शादी होगी, शादी हो रही, इसके भी 3 बच्चे होते हैं। तीनों बच्चों का नाम मैं लिखूंगा, देखिएगा। एक है, अभी मैंने लिखा भी था, क्रम से ही लोग शासन करेंगे, अनिरुद्ध, दूसरे का नाम है मुंडक, और तीसरे यानी अंतिम शासक का नाम है नागदशक। ये तीनों इसके पुत्र हैं। उदयन को लगता है कि कहीं जो मेरी पीढ़ी करती आ रही है, अजातशत्रु ने यानी मेरे बाप ने अपने बाप को मारा और मैंने अपने बाप को मारा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे भी मुझे मार दें। ऐसी डर से ये बौखलाहट में थोड़ा सा इसके अंदर सेंसिटिव भावना कह सकते हैं आई होगी। ये थोड़ा सा जागरूक बन करके इनके सामने पेश आता है और कहता है बेटा देखो ऐसा है कि शासन प्रशासन जब संभालना हो संभाल लो, और तीनों लोग मिल बांट के शासन करना, तीनों लोग कभी तुम कभी ये ऐसे करके कर लेना शासन, लेकिन देखना ऐसा है कि हमें मत मारना,
क्योंकि ये तो डरा था, इसने अपने बच्चों को समझा भी लिया, लेकिन बच्चों को समझा लिया, बाहर वालों को कैसे समझाएगा? कोई आकर के इसकी चुपके से हत्या ही कर देता है, हत्या कर देता है, परंतु शासन नहीं पाता है। और ये कहा जाता है कि उदयन की हत्या इनके बच्चों ने नहीं की है, और क्रम से अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक इस हर्यक वंश के पूरे कार्य क्षेत्र का निर्वहन करते हैं। जहां तक ले पाते हैं, जहां तक ले चल पाते हैं, वो इस हर्यक वंश को चलाने का काम करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो जहां आप एक मशहूर कहानी से जुड़े रहे, जहां आपने देखा कि बिंबिसार आता है, तमाम शादियां करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, बड़ा होता है, 52 वर्षों तक लगातार ये शासन प्रशासन संभाले होता है। कई कई बीवियां थी, 500 पत्नियों, या कह सकते 500 रानियां इसके पास थी। अजातशत्रु काफी परेशान था, उसने अपने पिता को ही मार दिया, और पिता को मारने के बाद दूसरा शासन करने वाला हर्यक वंश पर खुद बनता है, और वो भी काफी वर्षों तक देखिए शासन करता है। इसके बाद उदयन उसको मार देता है। इसीलिए इस पूरे वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, यानी पिता को मारने वाला वंश। तो ये मार रहे हैं, तो लेकिन उदयन ने अपने बच्चों को समझा दिया कि देखो बाबा, आप लोग ऐसा मत करना, मैंने जैसा किया है। तो ये लोग खैर नहीं करते, लेकिन कोई दूसरा आकर के उदयन को मार ही देता है, और पूरा अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक, इनका जो शासन प्रशासन, इनका कोई रूपरेखा अलग से नहीं मिलता है, कितना टाइम पीरियड ये शासन कर रहे हैं, तो हमें भी बहुत कुछ लेना देना नहीं है। बस इतना मान के चलें कि नागदशक अंतिम है और वो बिंबिसार पहला है। कहानी आपके सामने है, क्रमबद्ध तरीका आपके स्क्रीन पर सजा चुका हूं। 412 ईसा पूर्व में हर्यक वंश का हो जाएगा अंत, हर्यक वंश का हो जाएगा अंत। आगे देखने के लिए बने रहिए, अब आगे आने वाला वंश आपके सामने आएगा, बहुत ही जल्द आपके स्क्रीन पर साझा किया जाएगा। आशा है, विश्वास है कि कंटेंट अच्छा लगा, और आशा विश्वास हमें है कि हमारी मेहनत आपके साथ रंग लाएगी। आशा है, विश्वास है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, दोस्तों को जोड़ना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। अब आपसे विदा ले रहे हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।